बहुत कहने के बाद भी वो लोग रास्ते से नहीं हटे तो हमें घूम कर आना पड़ा, इसलिए यहाँ पहुंचने में 15 मिनट देर हो गई। अरे लेकिन इससे क्या साबित होता है? 15 मिनट की देरी हो, आधे घंटे की देरी हो या 1 घंटा देर से आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भीमराव। ऑर्डर ऑर्डर। ये अदालत भीमराव से सवाल करेगी, तुम नहीं। लेकिन इस घटना का इस केस से क्या लेना देना है? लेना देना है। सड़क को पंचायत घर बनाने से एक व्यक्ति के 15 मिनट बर्बाद हो गए, तो सोचिए ना सर, कॉलेज को अदालत बनाने से क्या यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर, पढ़ाने वाले अध्यापकों के ऊपर उसका असर नहीं होगा? सड़क रुकने से इतनी दिक्कत होती है, कॉलेज रुकने से कुछ परेशानी नहीं होगी? भीमराव, तुमने बहुत सही बात कही है। और सर, सच कहूं तो इस कॉलेज में मैं सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं करता हूं कि मुझे आगे जाकर नौकरी करनी है। पढ़ाई मेरे लिए एक साधना के समान है, जिसके पूर्ण होते ही मैं अपनी जात की बेड़ियां, बड़े लोगों के रूखे व्यवहार की कड़वाहट, सब कुछ तोड़ना चाहता हूं। और किसी की पवित्र साधना खंडित नहीं की जानी चाहिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अंग्रेजी अधिकारी साहब उनकी जांच कायम रखें, क्योंकि हम तो गरीब, दबे कुचले लोग हैं सर, छोटे लोग हैं। हमारे पास कुछ कर दिखाने का एक ही रास्ता होता है, और वो है अपने काम को साधना की तरह देखना। बाकी लोग, समाज तो साथ नहीं देता है। बस यही उम्मीद है कि अदालत साथ देगी। आपको कुछ कहना है? देखो, अब राम जी अपने बेटे को प्रवचन देगा, बड़ी बड़ी बातें कहेगा और ऐसे समझाएगा जिससे लगेगा आज ये भीमराव को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना करके ही रहेगा। और इसका बेटा भीमराव वैसा बनेगा। सही। क्या है, ये सब जुमले तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन यूं इनके लिए ये बातें नहीं है। You will enjoy this. Really? Yeah. राम जी, स्टार्ट। गवार, शुरू हो जाओ। राम जी, सोच क्या रहा है? हाँ, समझा अपने इस समझदार बेटे को? बेटा, व्यक्ति अक्सर अपने जीत के साथ रहता है और अपनी हार से भागता है। तुम्हें याद कर लो, जब जब तुम्हारी जीत हुई, तुम यहां सबके साथ थे, चाल में सबके साथ खाना खाया, खुशियां मनाई। जो जो तुम्हारे विरोध में थे,
वो तुम्हारे सामने खड़े थे, और आज तुम हार गए तो तुम कमरे में जाकर बंद हो गए। ये कभी मत करना। देखो भीम, ये भी याद रखना कि अपनी जीत के बाद, अपने हार के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है, कैसी होती है। इससे प्रेरणा मिलती है आगे की लड़ाई लड़ने के लिए। कई बार आत्मबल मिलता है। देखो, इन सब की आंखों में तुम्हारी हार का जश्न। भीमराव, हमें तुमसे बात करनी है। जी बताइए। तुम्हारी चिट्ठी महाराज को मिली। चिट्ठी पढ़कर महाराज को लगा कि तुम अदालत में जीत जाओगे, लेकिन तुम हार गए। तुम्हारी हार को लेकर उनको लगा कि जितना आकलन उन्होंने तुम्हारे प्रतिभा को लेकर किया था वो गलत था। क्योंकि जो अभी से नुकसान देता हो वो बाद में बड़ा नुकसान दे सकता है। इस साल की तुम्हारी पढ़ाई की फीस छात्रवृत्ति से भरी जा चुकी है, और उसके बाद की 2 साल की फीस छात्रवृत्ति से नहीं भरी जाएगी। और महाराज ने कहा है तुमसे आगे की छात्रवृत्ति छीनी जाती है। वाह! देर आए दुरुस्त आए। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। वैसे बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने। हाँ, अरे जिन लोगों को जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए उन्हें महाराज छात्रवृत्ति दे रहे हैं। आपने हमको ये गुड न्यूज सुनाकर हमारे इस फंक्शन की एंजॉयमेंट को डबल कर दिया। आइए, आप भी हमारे इस फंक्शन में एंजॉय कीजिए। नहीं, हम महाराज का संदेश लाए, इसलिए हम जश्न में शामिल नहीं हो सकते। इट्स ओके। मंत्री साहब, मेरे पति से छात्रवृत्ति मत छीनिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। आपसे निवेदन है, अब राजा लोग हैं, आप लोग के लिए छात्रवृत्ति के पैसे चंद मुद्राएं हैं, लेकिन भीमराव के लिए उनकी सांसें, ऐसा मत कीजिए। राम जी, हमारी आंखों में बाद में झांक लेना, पहले यहाँ आ गया। इनके हाथ पैर जोड़, पैरों में गिड़गिड़ा, थोड़ा रोना धोना कर। आजा। मेरे पति हारे नहीं है, वो आपके खिलाफ केस लड़ते रहेंगे, और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कॉलेज में पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती है। तेरा ये पति कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन तू बीच में कूद कर जरूर बोलेगी। सही कह रही है वो, और वो ये सब इसलिए कह रही है क्योंकि वो मेरी पत्नी है, अच्छे से जानती है मुझे। और लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मंत्री जी, मैं महाराज के जवाब का इंतजार करूंगा। आप मेरा ये सवाल उन तक पहुंचा दीजिएगा और उनका जवाब भी मुझे बता दीजिए। ठीक है, जो भी जवाब होगा मैं कल शाम तक तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। धन्यवाद। चलो।
आप एक बात अच्छे से ध्यान में रखिए, मैं अभी हारा नहीं हूं, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। मैं आगे भी लड़ूंगा और इस लड़ाई के लिए आप सब भी तैयारी कीजिए। हम तैयार हैं। तैयार हो गया। लेकिन अब तुम तैयारी करो और तुमको हराने के बाद इसी जगह पे हम इससे भी बड़ा फंक्शन मनाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? गुड नाइट। Thank you. भीमराव, छोड़ दो छात्रवृत्ति की उम्मीद। अरे राजा का मंत्री है, कुछ भी कहता रहता है। हाँ? और तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख। अब क्या करने आएगा वो यहाँ? हाँ बताओ। इस देश का राजा महाराजा कब से टाइम का पाबंद होने लगा? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन वडोदरा के राजा सायाजी महाराज समय के पाबंद थे, हैं और रहेंगे। क्या कहा महाराज ने? हम चलते हैं। अच्छा, हमें एक ही केस में 2 बार भीमराव को हराने का मौका मिलेगा। भीमराव, अरे इस बार तू हार गया ना, तो समझ ले कि तेरी छात्रवृत्ति हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और इसी छात्रवृत्ति के साथ साथ खत्म होगा तेरा पढ़ाई का सपना भीमराव, समझा? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब देखते हैं भीम कितना पढ़ पाता है इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में। आई, अब जिन्हें बड़ा होकर बैरिस्टर बनना है, उसका चक्कर कोर्ट कचहरी से तो लगेगा ही ना। लीजिए, ये दूध पी लीजिए। वो इतने बड़े और महान राजा होकर आपको नहीं समझे कि आपकी गलती नहीं थी। फरमान सुना दी कि एक तो केस जीतो, नहीं तो छात्रवृत्ति छोड़ दो। ये गली मोहल्ले के लोग आपको नहीं समझते तो समझ में आता है, लेकिन वो महाराज होकर आपको नहीं समझे,
ऐसा नहीं है। वो राजा है, बहुत बड़े हैं हमसे, हमेशा दया भाव में नहीं रह सकते। मैं कमिंग सर? आओ। सर, मैंने ये फाइल तैयार की है। इस फाइल में मैंने लिखा है कि कैसे ये केस मैं जीत सकता हूं। आप एक बार देख लीजिए। तुम्हें अंदाजा भी है भीमराव, इसमें कितना बड़ा रिस्क है? लेकिन सर, केस जीतने का इससे बेहतर तरीका भी तो नहीं है मेरे पास। वो तो ठीक है, लेकिन हर चीज जो कागज पे लिखी है वो ऐसे नहीं हुई। तो तुम्हारी छात्रवृत्ति हमेशा के लिए तुमसे छीन जाएगी। तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे तुम। मुसीबत में तो फंस गया ही हूं सर। अब इस मुसीबत से ही बाहर निकलना है, इसलिए तो ये सब कर रहा हूं। और आपने कहा था ना बहस में कि भीमराव, क्या तुम लिख कर दे सकते हो कि कॉलेज शुरू होने के बाद कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी? मैं आपको लिख कर देता हूं सर, ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी। आप बस कॉलेज खोलने की तैयारी कीजिए। एक बार फिर सोच लो भीमराव। तुरंत इस कक्षा से बाहर निकल। फैसला हो गया, भीमराव या उसकी जाति का कोई भी बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। भीमराव यहाँ नहीं पढ़ सकता। हम 5 तक गिनते हैं, तब तक इसे यहाँ से बाहर निकालिए, वरना ना ये विद्यालय रहेगा, ना ही यहाँ को पढ़ने लायक रहेगा। गुरुजी, ये छोटी जाति का होकर साइंस पढ़ेगा। हम जिस माइक्रोस्कोप में आंख लगाकर देखेंगे उसमें ये भी अपनी आंख लगाएगा, हमारी टेबल पर बैठेगा, हमारी पवित्रता भंग करेगा। हम देखते हैं कि तू यहाँ बंबई में भी कैसे पढ़ता है। आज तक हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ना। कितनी भी मुसीबतें आए बस लड़ते रहना। भाई, तेरा भीवा इतना बड़ा जोखिम ले रहा है, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना, ताकि मैं अपने आगे की पढ़ाई की इस लड़ाई को जीत सकूं। यही तो खासियत है भीमराव की। भीमराव बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ना चाहता है, पढ़ने दो उसे। क्यों अपनी व्यक्तिगत खींच और ईर्ष्या निकाल रहे हो? मैं आपका दोस्त हूं इसलिए कह रहा हूं। नो नो नो, तुम हमारा दोस्त नहीं है। इस समय तुम वकील है और फीस भी ले चुका है, इसलिए माय डियर वकील, जो कह रहा हूं वो ही करो। भीम के लिखे हुए इस लेटर को अदालत में पेश करो और कॉलेज को खुलवा दो। तो अभी तो हम 4-6 महीने के लिए कॉलेज को बंद करवाने के बारे में सोचा था, लेकिन अब जिंदगी भर के लिए भीमराव को लेसन मिल जाएगा और उसका पढ़ाई छूट जाएगा। स्टीफन, जाने दो ना। अब तो वही होगा जो हम चाहता है। अंडरस्टैंड? और उस अंग्रेज ऑफिसर के ऑफिस के बाहर जाकर उसका इंतजार करेंगे। जब वो ऑफिसर अपने ऑफिस से निकलकर कॉलेज की तरफ जाएगा, तब उस पर हमला करना है, ताकि ये पूरा मामला
कॉलेज से जुड़ा हुआ है। तुम सब लोग अच्छे से समझ गए हो ना? जी प्रेसिडेंट। समझ गए ना? जैसे बाबा ने कहा है वैसे ही करेंगे हम। उस ऑफिसर के ऑफिस से लेकर कॉलेज तक हम सब अलग अलग जगहों पर खड़े रहेंगे। जैसे ही वो ऑफिसर ऑफिस से निकलेंगे और कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे, हम भी उनके साथ चलेंगे और हमला कॉलेज के नजदीक ही होगा। वो लोग तो यही चाहते हैं कि ऑफिसर को ऐसा ही लगे कि हिंसा कॉलेज से ही कोई कर रहा है। ठीक कह रहे हो भीम, हम वैसे ही करेंगे जैसे कि तय हुआ है और कल जीत हमारी ही होगी। ऐसे कैसे जीत जाओगे भीम? मैं अभी जाकर प्रचंड देव को बता देती हूँ कि कल से तुम्हारी पढ़ाई हमेशा के लिए खत्म। चलो सब लोग खाना खा लो। जीता भाई खाना परोस दो। बाला, तुम्हारी पत्नी की चूड़ियों का नाप क्या है? वो जरा रमा को बता देना। पर क्यों बाबा? तुमने तो अपना धर्म निभाया नहीं, लेकिन हम तो अपना धर्म निभाना जानते हैं ना। तुमने शादी की लेकिन हमें बताया नहीं। कोई बात नहीं, रमा और लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी से मिलने जाएंगे, तो चूड़ियां देने की परंपरा है। भैया मैं भी इन लोगों के साथ चली जाती हूँ। मेरा तीनों बहुओं को एक साथ देखने का सपना पूरा हो जाएगा। हाँ मीरा, बिल्कुल चली जाना। जीजा भाई क्या हुआ, खाना मिलेगा या नहीं? जीजा भाई। बाबा मैं खाना परोस देती हूँ। और बाला भैया आप खाना खाकर ही जाइएगा। वो मैं थोड़ी टहलने निकल गई थी, ऊप सी हो रही थी घर में। अच्छा कोई बात नहीं जीजा भाई, लेकिन इत्तेफाक तो देखो, जिस रास्ते पर तुम टहलने के लिए जा रही हो वो रास्ता प्रचंड देव के घर की तरफ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूं। खैर मैं तुम्हें यहाँ डांटने या समझाने नहीं आया, बल्कि तुम्हारा खाना लेकर आया हूं। आज तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। चल आज खड़ी क्यों? आओ चलो। आ रही हूँ मैं। दूध औकात है। वैसे ये दूध लेके कहाँ जा रही है? वैसे भी तुम लोगों के मातम के दिन शुरू होने वाले हैं। मातम के दिन नहीं, खुशी के दिन आने वाले हैं। और उसी खुशी में ये दूध लेकर जा रही है। खीर बनाऊंगी। और हाँ, खुशी के दिन इसीलिए क्योंकि मेरे पति के जीत की खबर आने वाली है। उस भीमराव ने तुझे भी बेकार के सपने देखना सिखा दिया है ना? लेकिन शायद तुझे पता नहीं, बता देते हैं कि हम उस बेवकूफ भीमराव से बहुत ज्यादा तेज है। और आज कॉलेज खुलने के बाद कैसे बंद होता है वो देखना, और ये भी देखना कि कैसे तेरा पति भीमराव फंसेगा। देखती जा। अंग्रेजी अधिकारी का बाल भी बाका नहीं होगा। और उनको अगर पता चल गया जिन्होंने हमला किया है ना कि वो आदमी आपके हैं, तो जरा सोचिए आपका क्या होगा।
अब भाग के कहाँ जाओगे? वकील साहब प्रणाम। बस इसी बात का डर था मुझे। इस भीमराव की वजह से सर पर फिर हमला हुआ। देखा आपने? नरोत्तम जोशी, नतीजे तक पहुंचने की जल्दबाजी मत कीजिए। पहले देखने तो दीजिए ये लोग है कौन। आप ही के दोस्त है ना? क्या मैं तुम लोगों से पूछ सकता है कि इतनी रात को तुम लोग इधर क्या कर रहा है? कॉलेज के किसी भी 4-6 लड़कों को पकड़कर उनका पिटाई करो, उसके बाद हम भीमराव पर हिंसा भड़काने का केस दर्ज कर देगा। बेशरम! नहीं, शर्म नहीं आई तुम तीनों को? पता है ना कि कितने आदरणीय हैं सर मेरे लिए। इन पर हमला किया, इन पर नरोत्तम, ये कैसे नालायक लोगों को दोस्त बना रखा है तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम साहब। सर आप बहुत बड़े अधिकारी हैं। मैं भी आपके जैसा बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूं। मुझे पता नहीं ये सारे लोग पढ़ाई के महत्व को समझते हैं या नहीं, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं आज जहां आप हैं वहां अगर पहुंचना है तो बिना पढ़ाई किए नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए आपसे विनती करता हूं, हमारा ये कॉलेज बंद मत करवाइए। ये मेरे आपके हार या जीत का सवाल नहीं है सर। सवाल बस इतना ही है कि मुझे मेरी छात्रवृत्ति बचानी है, आगे पढ़ाई करनी है, पढ़ते रहना है। वाओ, नाइस टेस्ट। इसमें क्या क्या डाला है? साहब, सिर्फ प्यार। हम जैसे छोटी जात के लोग, उनके पास प्यार के अलावा कुछ नहीं होता है। अब तो जब भी खीर खाने का मन करेगा भीम के पास ही आएंगे। Why not? जरूर सर, आप दोनों का तो हमेशा यहाँ स्वागत ही होगा। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है कि हर नाई तुम्हारे बाल काटना चाहे, हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। आज एक बात समझ आ गई रमा, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। देखो, पहले वो जो आपके विरोधी है, दूसरे वो जो आपका साथ देते हैं, और तीसरे वो जिन्हें अगर अच्छे से समझाया जाए तो वो आपके साथी जरूर बनते हैं। ये अंग्रेजी अधिकारी और वकील साहब तीसरी तरह के लोगों में आते हैं। मतलब तीसरे तरह के लोग
हमारे साथ रह भी सकते हैं और हमारे घर की खीर भी खा सकते हैं। बात खीर खाने की नहीं है रमा। हम छोटी जात और बड़ी जात के बीच एक गहरी खाई है, बहुत गहरी। आज की यह घटना उस गहरी खाई में एक मुट्ठी मिट्टी डालने के बराबर है। तुम देखना, मुझे पूरा विश्वास है, एक दिन ऐसे ही एक एक मुट्ठी मिट्टी इस खाई को पाट देगी। मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है, एक दिन आपके प्रयासों से ये जरूर होगा। कितना अच्छा होगा ना तब, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब एक बराबर होंगे। वो कितनी उच्च है, अरे छोटी जात वाले, उनकी क्या औकात है, क्या हैसियत है। नरोत्तम जोशी जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसमें नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव के नाम का कहीं भी जिक्र नहीं होगा, मगर ये जरूर कहा जाएगा कि हम थे और हम कुछ भी ना कर सके, कुछ भी नहीं। नरोत्तम, अगर इतिहास के सुनहरी पन्नों पर अपना नाम लिखवाना है ना, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चंडदेव जी, आपने जो कुछ भी कहा उसका एक एक शब्द 100% सत्य है। लेकिन अब क्या करें आप बताइए, कुछ सूझ नहीं रहा कि भीमराव को कैसे हराऊं, कैसे? अपनी जात के हर आदमी को नरोत्तम जोशी बनाओ, प्रचंड देव बना दो। जो समाज और धर्म के संचालक हम हैं, तो कैसे कोई एक राजा एक छोटी जात वाले भीमराव को छात्रवृत्ति दे सकता है? हम राजा के इस निर्णय का विरोध करेंगे। राजा ने अपना निर्णय नहीं बदला तो हम बगावत करेंगे, और एक बार बगावत हुई तो महाराज को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। चंडदेव जी, ये सारी योजना सही, लेकिन वो भीमराव अभी जीत कर महाराज की नजरों में बड़ा हो गया। मुझे नहीं लगता कि बगावत का महाराज पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। असर अवश्य पड़ेगा नरोत्तम। ये बगावत बड़ी से बड़ी सत्ता को झकझोर देती है। एक राजा अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। भाभी, इस घर में बहुत अकेली हो गई हूँ मैं। कोई नहीं है मेरे साथ, न पति, न बेटा, न बहू है, और न ही दीदी। अब लेकर दिखाइए इसमें पैसे, नहीं लेने दूंगी मैं। दबाई।
मेरे पति की किताबें जलाने के बारे में दोबारा गलती से भी मत सोचिए, वरना अच्छा नहीं होगा। इस घर में कोई मुझे नहीं समझता भाभी। चुप हो जा, चुप बिल्कुल मत रो। देखो मैं आ गई हूँ ना, अभी सबको सबक सिखाऊंगी और सिखाऊंगी कि यहाँ कैसे रहा जाता है। देखिए मैं औरत हो तुम? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। औरत हो तुम? नहीं ना? तो एक औरत का दुख तुम क्या समझोगे? और ये देखिए, क्या दिख रहा है? सबके सब खड़े हैं और चुपचाप देख रहे हैं, और मेरी बेचारी ननद रोई जा रही है। देखिए भाभी, गलती तो गलती? अब मैं आ गई हूँ ना, एक एक की गलती गिनवाऊंगी, सबसे माफी मंगवाऊंगी और सबको सुधारूंगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। चुप हो जा। हाथ चलाओ और चाय बनाओ। दीदी, ये बंटवारा जरूरी है, जो जैसा है वैसा रहने दीजिए। आप थोड़े दिनों के लिए यहाँ आइए, खुशी खुशी रहिए। आप घर की बुजुर्ग है, बुजुर्गों को घर बांटना नहीं जोड़ना सिखाना चाहिए। देखिए, इस घर की हालत जैसी है, हालात कैसे भी हो, हर हाल में एक रहना ही सही होता है। रमा जाओ, चाय बना के लाओ। जी अभी लाए। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ झाड़ू उठाओ और घर साफ करो, और ये बंटवारे की लकीर भी मिटा दो। जा, अरे जा। अब जीजाबाई अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। याद रखना मीरा, और अपने बहुओं को भी याद दिलाते रहना, और अपने घर वालों को भी। नरोत्तम जोशी, एक विद्यार्थी का जीवन सबसे ज्यादा यादगार और उपजाऊ होता है। आप भी एक विद्यार्थी हैं, लेकिन जिस तरह से आप जी रहे हैं ना, आगे जाकर जब ये दिन याद करेंगे तो बस इतना ही याद आएगा। विद्यार्थी जीवन में खुद पढ़ने के बजाय अपना पूरा समय दूसरों की पढ़ाई रोकने में, उन्हें बर्बाद करने में खर्च किया आपने। खुद के और दूसरों के मन में सिर्फ और सिर्फ घृणा और ईर्ष्या की खेती की आपने। भीमराव, मैं तो अपना विद्यार्थी जीवन यादगार ही बना रहा हूं। हाँ, और ये जो सब मैंने किया, ये तुम्हारे लिए। ये व्यक्ति कभी मेरा स्वभाव समझ ही नहीं पाया। देखो भीमराव, मैं तुम्हारे जीवन में मुसीबत लाऊंगा,
उससे क्या होगा? अगर तुम उन मुसीबतों से जीत गए तो लोग कहेंगे कि भीमराव ने पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष किया। हाँ, कहेंगे ना? लेकिन अफसोस, मेरा सिक्का ही खोटा निकला। अरे ये तो टूट गया। तुम्हारे आंसू देखकर मुझे तो लगता है कि अब तुम लड़ने के लायक भी नहीं रहे। जीतने की बात तो बहुत दूर। चलो। भैया, क्या हुआ दीपक? जल्दी घर चलिए। उधर चौल में बाला भैया और उनकी पत्नी आई है। भाभी आई है? हाँ, पर इसी वजह से नाटक भी हो रहे बहुत। अब जल्दी चलिए भीम भैया। नाटक? चल बाला, सबके सामने तमाशा मत बनाओ। चलो, बहू पहली बार आई है ना, घर के अंदर जाकर बात करते हैं। हाँ बुआ, ठीक कह रही है। नहीं बुआ, हमें घर के अंदर जाकर कोई बात नहीं करनी। हमें घर जाना है, अपने घर। अरे जाना है तो जाओ ना, अपनी पत्नी को भी साथ ले जाओ। खड़े खड़े तमाशा क्यों बनवा रहे हो? खुद का भी और अपने घर वालों का भी। देखिए, ठीक नहीं है बिल्कुल भी। देखो, क्या ठीक है और क्या नहीं ये मुझे मत सिखाओ। चलो यहाँ से। बाला मेरी बात तो सुनो। बाला, और जिंदगी भर समझत रहेगी, समझे? बाला, इन लोगों की बातों में मत आ। भीम सही कह रहा है, उसकी बातों को समझ। फिर से वही? फिर से आपके लिए भीम ही सही हो गया ना बाबा? मैं मानता हूं कि भीम हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, समझदार भी है, लेकिन हर बार ये कैसे हो जाता है कि सिर्फ भीम सही है और बाकी सब गलत? उसका मसला हो तब भी और मेरी पत्नी का मसला हो तब भी। और भीम, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूं। उम्र क्या होता है ये तुम मुझे ना सिखाओ तो ही अच्छा है। अब तुम खुद से चलोगी या मैं खींच कर लेकर चलूं? राम जी काका, तमाशा तो बहुत बढ़िया था, बस थोड़ा और चल जाता तो मजा ही आ जाता। चुप कर नटवर, बड़ा आया तमाशा देखने वाला। और आप सब जाओ, अपना अपना काम करो, जाओ। आइंदा मैं जब बोल रही हूँ तो जगह छोड़कर जाने की गलती मत करना। जा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता इन सब विषयों से मेरा कोई लेना देना है। तुम्हें लगता तो बहुत कुछ है, और यही लगना ये इस घर के लिए काल है। ये बंटवारे की लाइन किसने मिटा दी? मैंने मिटवा दी। आपने? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि घर की भलाई एक रहने में ही होती है। सही बात। वैसे देखा जाए तो बंटवारा कोई नहीं चाहता,
लेकिन कुछ चीजें घर के लिए अच्छी होती है। मैं भी ये सब इस घर की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। रमा, चाय ठंडी हो गई है, जाओ गरम करके ले आओ। और हाँ, मैं बाहर आंगन में बैठकर चाय पीऊंगी, वहाँ चाय लेके आओ। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, ये लेके जाओ। बड़े पढ़े लिखे हो ना तुम, तमीज तो बिल्कुल नहीं है। रमा, कब तक पति की ओट में छुपी रहोगी? सच का सामना करना सीखो, हिम्मत रखो। इधर आओ, आओ कहती हूँ ना, आ जाओ यहाँ पे। रमाबाई, वैसे तो बड़ा कूद कूद के बड़ी बड़ी बातें करते रहती हो, और अभी अपनी बुराई हो रही है तो दुबक रही। अरे आओ यहाँ, बुला रही है ना, आओ। अरे रमा, अरे आ जाओ ना। अरे सुन तो ले, का कही रही है। आती है क्या नहीं आती? अरे आओ। रमा, आ गई। भीम, लो चाय फेंक दी। अरे आप लोगों ने बताया नहीं, ये रमा इतनी घटिया चाय क्यों बनाती है? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। ये रमा इतनी घटिया चाय इसलिए बनाती है क्योंकि इसका ससुराल नालायक है। और अब तक कभी किसी ने इसे बताया ही नहीं कि वो कितनी वाहियात चाय बनाती है। ठीक है, मैं कहूंगी और अच्छी चाय उससे बनवाऊंगी। सगुना जी, बहुत हो गया, आप हमारे घर से निकलिए, निकलिए यहां से। नहीं निकलेगी मेरी भाभी। ये इस घर में नहीं। उसे माप तोलकर जरा न्याय तो दो कि सब यहाँ रह सकते हैं तो मेरी भाभी क्यों नहीं? रह सकती है आपकी भाभी यहाँ। भीम, मेरे फैसले के बाद तुम अपनी राय नहीं दोगे? नहीं बाबा, राय तो मेरी भी वही है जो आपकी थी। बस इन्होंने न्याय की बात की, इसलिए मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है। वरना तकलीफ और परेशानी तो मुझे भी उतनी ही हो रही है इनसे। वैसे तो इस घर से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, बस मैं देख रही थी कि इस घर में जो लोग हैं वो कैसे कैसे नाटक करते हैं। और आप सब जान लो, रमा जैसी नाकारा बहू तभी होती है जब ससुराल निकम्मा हो। बिल्कुल निकम्मा।
इस सब चीजों को लेकर परेशान मत होइए। कैसे परेशान ना हूँ रमा? वो बाहर सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करेगी और मैं देखता रहूं? मुझे नहीं अच्छा लगता है ये सब। औरत होना इसी को तो कहते हैं। एक औरत को पैदा होने से लेकर मरने तक हर कोई तमीज, लिहाज, संस्कार और चाय बना लोग सिखाते रहते हैं। और मैं तो औरत हूँ, मुझे तो इस सब से गुजरना होगा। लेकिन रमा, लेकिन मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे आग जैसे पति मिले। वरना कई पतियों को तो एहसास ही नहीं होता है कि उनकी पत्नी की बेइज्जती भी होती है। आपको तो दुख हो रहा है, मेरे लिए यही काफी है। अब ये सब छोड़िए ना, अब ये बताइए कि आज कॉलेज में क्या हुआ? पति बहुत अच्छा मिला है ना तुम्हें? अब इन दोनों में मनमुटाव कराऊंगी। लक्ष्मी, ये होने के बाद सब्जी बना लेना और रमा तुम भाकरी बना लेना। जीजाबाई, फिर से एक बार सोच ले। रमा, चाय तो लेकर आ। दे बेटे। बाबा। हाँ? एक बात कहनी थी आपसे। कौन? वो कल कॉलेज गए थे और वहाँ उनके साथ नरोत्तम दोषार गुरुजी ने मिलकर मजाक किया और गुरुजी ने तो पढ़ाया भी नहीं उन्हें। रमा, इसलिए तो भीम की लड़ाई बड़ी है और बाकी संसार की लड़ाइयों से अलग है। देख लेना रमा, ये दुनिया याद करेगी कि भीम ने ऐसी लड़ाई लड़ लड़कर हमारे जात के लोगों के लिए रास्ता बनाया है। आज उसके कॉलेज के शिक्षक नहीं उसे पढ़ाने के बदले उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें हमारे जात के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है बाबा, मगर वो कह रहे थे कि उनके अभी बहुत सारे विषयों की पढ़ाई बाकी है और अगर ऐसे ही गुरुजी उन्हें नहीं पढ़ाएंगे तो उन्हें परीक्षा में दिक्कत होगी। देखते आज क्या होता है। और चाहे जो कुछ भी हो, इन कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकालेगा। जा बेटे, तू चिंता मत कर। क्या पढ़ेंगे? मैं कम इन सर। भीमराव, आओ, हम तो तुम्हारा तब से इंतजार कर रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि कल तुमने अपने बारे में बताया नहीं, जो मुझे पता नहीं है उसके बारे में। चलो बताओ। अरे बताओ बताओ भीम, हम सब सुनना चाहते हैं। क्यों? हाँ, और क्या? भीमराव, तुम्हारा पता नहीं लेकिन हमें पढ़ना है, तो जो गुरुजी पूछ रहे हैं वो बता दो। देखिए सर, मैं कल से आपसे विनती कर रहा हूँ कि इस तरह से समय बर्बाद मत कीजिए, लेकिन आप वही कर रहे हैं। ये नरोत्तम जोशी, ये इनके दोस्त, ये लोग ये सब कर सकते हैं क्योंकि ये शिक्षक नहीं है। इनकी जिम्मेदारी नहीं है मुझे पढ़ाना, लेकिन आपकी तो जिम्मेदारी है ना मुझे पढ़ाना, और मेरा हक है आपसे पढ़ना। हाथ जोड़ता हूं सर, ऐसा मत कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अरे देखो, इतनी सी तो बात है, तुम बता दो अपने बारे में जो मैं नहीं जानता हूँ। तुम इतना बता दोगे तो तुम्हारे हक की रक्षा भी मैं करूंगा और मैं अपनी जिम्मेदारी भी निभाऊंगा। सर, शायद आप सिर्फ इतना नहीं जानते मेरे बारे में, या फिर जानते हुए भी ये सब कर रहे हैं कि मैं पढ़ने के लिए और मेरा हक पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
किसी भी हद तक जा सकता हूं। अभी मजबूरन मुझे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाना पड़ेगा। ये क्या सुन रहा हूं मैं? स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कुछ भी हो, स्टूडेंट को प्रिंसिपल ऑफिस में जाना सही नहीं है। पद्माकर जी, क्या सही है और क्या सही नहीं है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? कि मैं सर, कुछ रहेगा पढ़ाने को तब पढ़ाएंगे ना सर। मतलब गुरुजी ने समाजशास्त्र का कोर्स तो कंप्लीट करा दिया है सर। बोलो। हाँ सर। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। नहीं सर, जोशी जी एकदम सही कह रहे हैं। सर ने सब कुछ पढ़ा दिया है ना? हाँ सर, कुछ बचा ही नहीं पढ़ाने को, तो सर क्या पढ़ाएंगे? ये झूठ बोल रहे हैं सर। अच्छा, सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, तुम सच बोल रहे हो? हाँ सर, विश्वास कीजिए, ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं और इसलिए ये सब कर रहे हैं ताकि मैं आगे पढ़ ना पाऊं। मैं सब समझ रहा हूं भीम, लेकिन साक्ष्य को देखकर मैं कुछ नहीं कर सकता। सर भीमराव, आज तो प्रिंसिपल सर भी तुम्हारे काम नहीं आ पाए। हाँ? भीमराव, अब मेरी कक्षा में पढ़ाई नहीं होगी है। बाकी बच्चों का सिलेबस मैं कॉलेज के बाहर कंप्लीट करवा दूंगा, तुम अपना देख लो। देखता हूं मैं तुम कैसे पढ़ते हो, एग्जाम देते हो और पास होते हो। गुरुजी, मतलब भीमराव फेल हो जाएगा। और अगर ये फेल हो गया तो शाहजी महाराज इसे दोबारा छात्रवृत्ति तो देंगे नहीं। तो बच्चों, सारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है। चलो छुट्टी, चलो छुट्टी। सर ये ऐसा मत कीजिए सर। ऐसी ही है तुला। मैं तो सास ही उनकी, लेकिन मेरा भी नहीं सुनती। कैसी सास है तू? तेरी तो कोई नहीं सुनता, न पति सुनता है, न बेटे सुनते हैं, न बहू सुनती है। कितनी गिरी हुई है तू, इतनी गिरी हुई है तो गिर क्यों नहीं जाती? अरे जीजाबाई संभल के। ये तो आई की आवाज है। हाँ चल जल्दी। आई, क्या हो गया? कैसे गिर गई आप? क्या हुआ? मेरे दोनों पैर। आगे कीजिए। नहीं, आराम से कीजिए ना। धीरे। ये हुई ना बात। हाँ धीरे है, ठीक हो जाएगा। सच पूछो तो दोनों बहुओं को अपनी सास का ख्याल रखना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। नैतिकता तो यही कहती है। और ये भीम का घर है तो नैतिकता का पालन तो होना ही चाहिए। क्यों रमा? और पालन होगा। आई, मैं तेल गरम करके लाती हूँ। अब जल्दी ला। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा आराम लग रहा है। ज्यादा जोर से नहीं। कमर में भी दर्द हो रहा है। रमा जल्दी ला। बहुत गर्मी है, बाहर तो इतनी धूप है, इसलिए घर की बहुओं को घर में ही रहना चाहिए। हाँ, रमा जल्दी आ। लाओ जल्दी। बैठ
बैठा नहीं जा रहा है। धीरे धीरे धीरे। आई ठीक हो जाएगा। अब तुम दोनों मिलकर सास को तेल लगाओ, मैं मीरा को खबर दे के आती हूँ। आई आपको आराम लग रहा है? थोड़ा और जो करूँ